ओके। हेलो। आवाज़। हाँ। तो आज हम शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स और वही पीवाईक्यूज लगा रहे हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व करने की खुद कोशिश कीजिए, फिर बाद में सॉल्यूशन देखिए। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इमेज, दे आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन नीड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। देखिए, रेगुलर जो सरफेस होती है, ठीक है ना, अगर वो सरफेस स्मूथ नहीं होती और वो सरफेस बहुत इरेगुलर सरफेस होती है, उससे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज नहीं बन पाएगी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द वेराइटी इन कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड इज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन देम। ऑब्वियसली जो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो उस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि उस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आइए, तो ये हमारा पहला सवाल आ गया। एक लाइट रे है और प्रिज्म पे गिरती है, पॉइंट पी पे गिरती है। आइए डायग्राम बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये लाइट रे ये प्रिज्म पे गिरी है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। ये लाइट रे गिरी है और ये लेट से किसी एंगल 30 पे गिरी है। ठीक है, और उसकी बाद पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल ये पैरेलल हो गई। ठीक है, ये आपका एंगल 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और इमर्जेस अलोंग द फेस, इमर्जेस अलोंग द फेस। तो देखिए ये जो लाइट रे है ना, ये ऐसे ट्रेवल करती है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, इसे कलर चेंज करता हूँ मैं, सॉरी, कोई बात नहीं। तो ये लाइट रे ऐसे ये जो लाइट रे है ये ऐसे इमर्ज होती है। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो सबसे पहले तो अपना इस वॉल पे जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्योंकि हम इसका एयर से मान लेते हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। क्यों, म्यू वन साइन आई वन, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन। ये एंगल आर वन ले लेते हैं। ठीक है, सो म्यू वन कितना हो जाएगा 1। एयर का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1 होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। म्यू मालूम करना है, साइन आर वन, हाँ बिल्कुल साइन आर वन हमें पता नहीं है। सो हम देख सकते हैं कि म्यू साइन आर वन इक्वल टू हाफ हो गया हमारा। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इज दिस क्लियर, है ना। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई और ये इसका नॉर्मल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये कोई ना कोई एंगल R2 होगा ही सही। ठीक है, अब आप देखिए इस वाली जगह पे भी मैं एक बार स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसका म्यू, इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स म्यू है, तो ये हो जाएगा म्यू साइन R2। ठीक है, इस वाली वॉल पे मैंने एक तरह से स्नेल्स लॉ लगाया। अच्छा, ये जो एंगल बन रहा है इमरजेंस एंगल, ये 90 डिग्री बन रहा है बिकॉज इस सरफेस को गेज करते हुए जा रहा है। तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एयर है इधर, तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ। म्यू लिखूंगा, म्यू टू लिखूंगा, साइन ई लिखूंगा। म्यू टू की वैल्यू 1 है, साइन ई की वैल्यू ई 90 डिग्री तो 1 है। तो म्यू साइन आर टू इक्वल टू भी क्या हो गया आपका, म्यू साइन आर टू इक्वल टू 1 हो गया। यानी कि साइन आर टू इक्वल टू आपका 1/म्यू हो गया। अच्छा ठीक है सर, म्यू साइन आर वन निकाल दिया, साइन आर टू निकाल लिया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें तो हाँ, हमें क्या निकालना है, हमें तो म्यू निकालना है। सब इससे म्यू कैसे सॉल्व करेंगे, इससे म्यू कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सोचिए, देखिए एक और चीज हमें ध्यान से समझ में आ रही है, ऊपर का एंगल 90 डिग्री है। तो क्या ना, इससे हमें मालूम है ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होता ही है। तो आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस आर वन, और ए 90 डिग्री है तो आर टू इक्वल टू जाएगा 90 माइनस आर वन। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये। तो इसका मतलब हो गया आर टू की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस आर वन विच इज कॉस आर वन। कॉस आर वन हो जाएगा 1/म्यू। तो ये कॉस आर वन आ गया, ये साइन आर वन आ गया। अब कॉस आर वन आ गया तो साइन आर वन की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, मैं ऊपर का जो पार्ट है उसको रिलेज कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, बट इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा भी टफ बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए कॉस आर वन की जो वैल्यू है वो 1/म्यू है। अब मैं साइन आर वन की वैल्यू निकालूंगा, साइन आर वन में हो जाएगा 1 - 1/म्यू स्क्वायर।
और इसको सिंपल करके ये भी लिख सकता हूँ 1/μ अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। और इन दोनों को अगर इक्वेट कर दूंगा, देखिए यहाँ पर से साइन R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 म्यू, और ये म्यू भैया से म्यू भैया कट गए, ठीक है। और ये 1/4 इक्वल टू हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5/4 और म्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5/2। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है ना, इसलिए 40% बच्चे ही सही कर पाए। कैलकुलेशन है लेकिन कॉन्सेप्ट भी कुछ सिंपल है, ठीक है। आपको ये पकड़नी है चीज़ कि ये ना प्रिज्म के अंदर कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। ये प्रिज्म होता है, ठीक है, ये इसका प्रिज्म एंगल होता है ए, है ना, और ए की वैल्यू जो होती है वो होती है R1 + R2, ठीक है। यहाँ पर ये अगर नॉर्मल है, राइट ले इंसिडेंट होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात, चूंकि ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करती है, टुवर्ड्स नॉर्मल यहाँ पर बैंड करती है। यहाँ पर भी एक हमने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। अब उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन होता है, तो 2 बार प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है। प्रिज्म का काम भी होता है कि लाइट रे को डेविएशन करना, ठीक है। अब जब डेंसर से लाइट रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से ज़्यादा अवे की, ज़्यादा दूर की तरफ बैंड होती है। दिस इज हाउ। तो ये हमारा जो एंगल होता है इसको आई बोलते हैं, इस एंगल को R1 बोलते हैं, इस एंगल को R2 बोलते हैं, और ये इमरजेंस एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक जो फॉर्मूले, एक बार यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पर एक बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ये पता होना चाहिए, और ठीक है। और डेल्टा इक्वल टू होता है I + E - A, ये डेविएशन होता है। तो ये बेसिक नॉर्मल जो है ना प्रिज्म की चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आइए ये क्वेश्चन करते हैं। एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव है, एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर पूछनी है। मैग्नीफाइंग पावर, देखिए मैग्नीफाइंग पावर होती है जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है और ईयर पीस की जो फोकल लेंथ है उसका रेशियो, तो 140/5 सेंटीमीटर विच इज 28, ये मैग्नीफाइंग पावर होती है। ये फॉर्मूला है सिंपल सा जो आपको याद रखना होगा। आइए नेक्स्ट। अगेन ये एक सवाल है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि प्रिज्म के पास सवाल है, राइट एंगल प्रिज्म है। आइए प्रिज्म को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल प्रिज्म है। ये जो एंगल है ये सिर्फ 6 डिग्री, 3 एंगल है ना, ये एंगल बहुत छोटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री तो चाहे तो इसको निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, शायद जरूरत नहीं भी पड़े। 84 डिग्री हो गया। अब क्या हो रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा। आइए तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट रे आई और ये बिना रिफ्रैक्ट हुए चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि ये नॉर्मल पे आई थी, यानी कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। अगर ये नॉर्मल पे आई थी तो नॉर्मल से चली जाएगी। अब यहाँ पर जाके दूसरी सरफेस पे टकराई, दूसरी सरफेस पे टकराई, लेकिन दूसरी सरफेस पे तो नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है, लेट्स से R2 एंगल बना रही है, और उसके बाद रेयर की तरफ मुड़ गई और ये हमसे पूछा एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा है, तो हमें तो जो मालूम है हम वो लगाएंगे। हमें मालूम है, देखिए मैं अभी अभी पढ़ा था कि A इक्वल टू होता है R1 + R2, अभी भी पढ़ा था हमने। अच्छा इसका R1 तो 0 हो गया, इसका R1 0 है। क्यों R1 0? बिकॉज I1 0 है इसका, तो R1 भी 0 हो गया। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? R2 इक्वल टू A हो जाएगा, मतलब कि 6 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका R2 जो होगा 6 डिग्री हो जाएगा। R2 मालूम मुझे पड़ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मालूम है, एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है, आराम से निकाल दूंगा। स्नेल्स लॉ लगा लेता हूँ, स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू 1.5 साइन R2 इक्वल टू म्यू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन E, साइन R2 1.5 साइन R2 कितना है? 6 डिग्री। और हमें मालूम है छोटे एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, छोटे एंगल के लिए साइन इक्वल टू होता है थीटा। तो साइन R2 को बोल सकता हूँ 6 डिग्री, और 1 इंटू साइन E, ये हो जाएगा साइन E इक्वल टू 9 डिग्री। और अगेन ये छोटा एंगल है तो मैं बोल सकता हूँ 9 डिग्री। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इनफैक्ट छोटे एंगल के लिए इक्वल टू आल्सो थीटा। तो 9 डिग्री विल बी द राइट आंसर। आइए चेक कर लेते हैं, है 9 डिग्री? बिल्कुल राइट हैंड ये आंसर है हमारा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आर द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी or magnetic permittivity of the free space respectively. If the corresponding quantities of medium are 2 epsilon naught and 1.5 mu naught, the refractive index of the material will be given. तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अंडर रूट म्यू E अपॉन म्यू नॉट और E नॉट होता है,
ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा. सो दिस इज 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 3/2 म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो जो जो कटता है उसको काट दीजिए. ठीक है, आपके पास आ गया √3. तो ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आ गया. ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं. लेंस है जिसमें 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया दिए हुए हैं. ठीक है, 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया दिया हुआ है. और ये देखिए, ये एक मीडिया है ना, इसको ऐसे कर दिया. ये दूसरा मीडिया है, इसको मान लीजिए आपने चाहो तो पेन देख लेते हैं कि पेन अगर हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं, पेन ये वाला यूज़ करके देख लेते हैं. ये अलग मीडिया यूज़ कर लिया, इसमें हमने देख लिया ये तीसरा मीडिया यूज़ कर लिया. ठीक है, अब क्या कराया हमने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड और एक्सिस बियॉन्ड 2f. देखिए इसका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f के बिलोन किया है. तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर प्लेस किया है तो रेज जो आएगी पैरेलल आएगी. ठीक है, और हमें मालूम है कि लेंस में जब भी लेंस पैरेलल आती है तो इसकी इमेज क्या होती है, फोकस बनती है. क्योंकि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग है तो इसका फोकस अलग होगा, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग है तो इसका फोकस अलग होगा, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग है तो इसका फोकस अलग होगा. यानी कि हमें 3 इमेजेस बनेगी. कितनी इमेजेस बनेगी, जितने मीडिया होंगे उतनी इमेजेस बनेगी. तो अगर 3 मीडिया है तो 3 इमेजेस बनेगी. अच्छा सवाल है. ठीक है, आना चाहिए था सवाल. ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है और ये हमेशा पूछा जाता है, बच्चों को ये पता होना चाहिए. ठीक है, देखिए क्या हुआ इसमें, ये एक स्लैब है. ठीक है, और ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है. क्या हुआ है इसमें, एक वाइट रे इंसिडेंट हुई इस स्लैब की एज पे, ये नॉर्मल हो गया. ठीक है, और यहां से अगर मैं बात करता हूं सो सिर्फ ग्रीन रे जो ग्रीन थी, ये जो ग्रीन रे है वो इधर गई. अब आपसे पूछा है ग्रीन रे मतलब ग्रीन लाइट ने सिर्फ गेज किया. हमसे पूछा है कि विच ऑफ सेट ऑफ द कलर्स विल कम आउट इन एयर फॉर ए सिचुएशन बिलो. तो जब राइट ले इंसिडेंट होती है तो हमें मालूम है कि वाइट ले जो होती है उसमें सारे के सारे कलर्स होते हैं और सारे के सारे कलर्स होते हैं. हमसे पूछा है कि कौन सी कलर्स जो होंगे वो बाहर आएंगे और कौन से कलर्स होंगे जो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं. बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सवाल है. देखिए हमें मालूम है जो कलर्स होते हैं वो विबग्योर होते हैं. ठीक है, और हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम ऐसे चलते हैं वेवलेंथ बढ़ती जाती है, लैम्डा बढ़ती जाती है ना. सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है रेड की होती है, सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वॉयलेट की होती है. अच्छा, और कॉची रिलेशन में मालूम है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे म्यू कम होता है. यानी कि आर का म्यू जो होगा वो सबसे कम होगा, वी का जो म्यू होगा वो सबसे कम होगा. और एक और चीज़ मालूम है, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/म्यू होता है. यानी जैसे जैसे म्यू कम होगा वैसे वैसे थीटा सी बढ़ता जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आप ऐसे चल रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है तो म्यू घट रहा है, और म्यू घट रहा है तो थीटा सी बढ़ रहा है. अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन का जो थीटा सी है, ग्रीन का जो थीटा सी है वो ऐसा है कि ये इसने गेज कर लिया, ये इसने गेज कर लिया. इसका मतलब है VIB, इनका जो थीटा सी होगा वो कम होगा, इनका थीटा सी कम होगा. इनका थीटा सी कम होगा तो ये तो मान लीजिए किसी एंगल थीटा पे आ रही है, इनका थीटा सी कम होगा तो जो वॉयलेट और इंडिगो ये ब्लो होंगे ये सब तो टोटली अंदर ही इनका TIR हो जाएगा, इनका TIR अंदर ही हो जाएगा. ग्रीन तो गेज कर ही रही है और उसके बाद जो रेज बची YOR, आप देख सकते हैं इनका थीटा सी ज्यादा होगा. थीटा सी ज्यादा होने का मतलब इसका मतलब इनको टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए और एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. एंगल तो इतना सा ही है बस, थीटा सी ज्यादा है इनका, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्रेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्रेक्ट हो जाएगी. तो कौन कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी, येलो, ऑरेंज और रेड. येलो, ऑरेंज और रेड. बहुत अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है लेकिन दिमाग लगाने वाला सवाल है और ये जरूर आपको आना चाहिए. A object is mounted on a wall. Its image is equal to the size of the obtained on a parallel wall with the help of a convex lens placed between these walls. The lens is kept at a distance of x in front of the second wall. The required focal length of the x will be. Okay. देखिए समझते हैं. एक ऑब्जेक्ट इज माउंटेड ऑन अ वॉल, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एंड इट्स इमेज ऑफ इक्वल साइज टू ऑब्टेन अ पैरेलल वॉल. ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस बिटवीन दीज वॉल्स. तो यहाँ पर हमने बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया हमने. द लेंस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ द सेकंड वॉल. द लेंस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x. ये जो डिस्टेंस है
ये x दे रखी है हमें, द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ ऑफ द वॉल विल बी, द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ ऑफ द वॉल विल बी, ओके, ऑब्जेक्ट इज माउंटेड ऑन द वॉल, इट्स इमेज ऑफ इक्वल साइज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वल साइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वल साइज की इमेज लेनी है। अगर इक्वल साइज की इमेज लेनी है तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2f पे रखा होता है, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2f पे रखा होता है, यानी कि ये भी डिस्टेंस x होगी और ये जो डिस्टेंस x होगी ये 2f के बराबर होगी। हमसे फोकल लेंथ पूछी है तो फोकल लेंथ हो जाएगी x/2। जिसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना कि इमेज ऑफ इक्वल साइज हैज टू बी ऑब्टेन्ड। देखिए लेंस के केस में अगर इमेज ऑफ इक्वल साइज हैज टू बी ऑब्टेन्ड तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो 2f पे रखेगा, तभी ऑब्जेक्ट इमेज भी आपको 2f पे मिलेगी। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होना ही पड़ेगा, और x की जो वैल्यू होगी वो इसकी फोकल रेडियस इसकी डबल होगी, फोकल लेंथ के डबल, फोकल लेंथ के डबल होगी। तो x इक्वल टू 2f तो f इक्वल टू x/2। अच्छा सवाल है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ये भी एक अच्छा सवाल है। लाइट ट्रेवल्स a distance x in time t1 in air and 10x in t2 time another medium। आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है इसका मीडियम। सबसे पहले तो आप इस मीडियम में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, बिकॉज हमसे पूछा क्या है, थीटा सी पूछा है, साइन थीटा सी पूछा है, और साइन थीटा सी इक्वल टू हमें मालूम है 1/μ होता है। ये रिलेशन तो आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ होता है। अगर हमें थीटा निकालना है तो हमें 1/μ मालूम होना चाहिए। और म्यू निकालने का तरीका क्या होता है, म्यू निकालने का तरीका बहुत सिंपल तरीका होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं CYV, ऐसे भी बोल देते हैं, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, पर हमें तो वो भी नहीं दे रखी, हाँ लेकिन हमें दे रखा है टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, उससे निकाल लेंगे। तो देखिए एयर में वो x डिस्टेंस चलता है t1 टाइम में, यानी कि इसकी स्पीड हो जाएगी x/t1। इसी तरह इधर चलता है अनदर डेंसर मीडियम में 10x 10 टाइम t2 टाइम में, तो 10x/t2 हो जाएगी, है ना। ये x भैया से x भैया कट गया और आंसर आ जाएगा t2/10t1। आंसर नहीं आएगा, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ये क्या है, t2/10t1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अगर t2/t1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो साइन थीटा सी हो जाएगा 10t1/t2। बिल्कुल सही है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो साइन थीटा सी हो जाएगा 10t1/t2, तो थीटा सी इक्वल टू जाएगा साइन इनवर्स 10t1/t2। आइए, बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, मेरे ख्याल से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आइए, ये भी एक अच्छा सवाल है। और इन द फिगर शोन बिलो व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। हमसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछी इसकी कॉम्बिनेशन की, ठीक है। आइए, जो मेरा एक तरीका है वो बता देता हूँ आपको कैसे करता हूँ मैं इस तरह के सवालों को। ये मेरा एक लेंस हो गया, है ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी जो बाई कॉन्वेक्स, फर्स्ट ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। और हाँ, अब क्या हो रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। इसके आसपास क्या भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है इसके आसपास, इसके आसपास कुछ भरा हुआ है, लेट्स से कोई लिक्विड भरा हुआ है ना, और ये लिक्विड जो भरा हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, वेरी गुड। और इसका भी R1 20 सेंटीमीटर, इसका भी R2 20 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दोनों की बराबर है, कोई बात नहीं। हमसे फोकल लेंथ पूछी, तो एक बेसिकली जो पावर का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पावर क्या होता है, जब भी अपन कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसकी जो कॉन्वेक्स साइड का जो मीडियम होता है, अगर कॉन्वेक्स साइड का जो मीडियम है अगर उसका म्यू ज़्यादा है, अगर उसका म्यू ज़्यादा है तो इसकी पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ1 - μ2/r, एक साइड का। तो अगर मैं दो साइड का करूँगा तो 2 × μ1 - μ2/r। अच्छा, अब μ1, ठीक है, μ1 क्या होगा, μ2 क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं समझना, ठीक है। मैं इतना सा समझ देता हूँ, ये भी आप μ1 - μ2 छोड़ के बोला, डिफरेंस इन म्यू बात कर लीजिए, आप डिफरेंस इन म्यू बात कर लीजिए अपॉन r × 2। अब डिफरेंस इन म्यू, इसका म्यू 1.5 है, इसका म्यू 1.6 है, ठीक है। और मालूम है अगर कॉन्वेक्स साइड का म्यू ज़्यादा होगा तो पावर नेगेटिव होगी, तो आप सिंपल सी बात है इसका आगे नेगेटिव लगा दीजिए, डिफरेंस ले लीजिए 0.1 अपॉन
सेंटर ऑफ कर्वेचर 0.2, और चूंकि दो लेंसेज है, मतलब ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटू 2, तो दिस इज -1 डायोप्टर, और फोकल लेंथ होती है -100/p, तो फोकल लेंथ हो जाएगी -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है, आइए देख लेते हैं आंसर। हाँ, -100 सेंटीमीटर, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द पावर। चेक कर लेते हैं, 42% बच्चों ने ही सही जवाब दिया था इसका। नेक्स्ट, टू थिन लेंसेज हो, सेम फोकल लेंथ, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर वन इज कॉनकेव, एंड दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में किए हैं तो इसकी डिस्टेंस 0 होगी, इनके बीच की डिस्टेंस 0 होगी। हमसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। देखिए, हमें मालूम है ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया मेरा कॉनकेव लेंस। ठीक है, और दोनों को बिल्कुल कॉन्टैक्ट में किया गया। हमें फॉर्मूला मालूम है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। डिस्टेंस 0 है तो आगे का हमें लिखने की जरूरत नहीं, -d/f1/f2, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देखिए, हमें मालूम होना चाहिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जो कॉनकेव लेंथ होता है, ठीक है, उसकी लेंथ फोकल लेंथ जो होती है नेगेटिव होती है। तो नेट जो लेंथ हो जाएगी 1/f नेट हो जाएगी 1/f माइनस 1/f, विच इज 0। अगर f ने 1/f नेट 0 है तो f नेट जो हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इनफाइनाइट। अच्छा सवाल है, सिंपल है ना, और यही नीट का लेवल है। ड्यूरिंग ए क्लाउडी डे, ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो मूवी क्रिएटेड। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो जो होते हैं क्रिएट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। देखिए, अगर ये मेरी रेन ड्रॉप है और यहाँ से राइट ले इंसिडेंट हुई, ठीक है, और ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और एक और बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो हम देख सकते हैं कि कई रेनबो जो एयर ड्रॉप जो वाटर ड्रॉप होती है उसके अंदर 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो सेकंड रेनबो इज ड्यू टू डबल अबाउट है। तो देखिए, 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सेकंड रेनबो इज ड्यू टू द डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू सेकेंडरी रेनबो होगा, एंड प्राइमरी रेनबो इज ड्यू टू डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ प्राइमरी रेनबो तो फर्स्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह था, सेकेंडरी रेनबो जो होगा सिंगल इंटरनल से नहीं होगा, सेकेंडरी रेनबो जो होगा डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होगा, और वो बनेगा, वो ऊपर बनेगा प्राइमरी के ना। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। ओके, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है यूज्ड बाय द ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व द प्लैनेट्स इन नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, और द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड ईयर पीस यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप आर 20 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपने एक तो ऑब्जेक्टिव जो बड़ा लेंस लगाते हैं जिससे कि आप जो आपकी इन्फिनिटी से रेज आ रही होती है उनको आप कैच कर रहे होते हैं, और एक होता है आई पीस जिससे आप देखते हैं। ठीक है, उसका जो फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, इमेज निकालनी है, ठीक है, ओके, ये सब चीज़ हमें निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ ईयर पीस वो कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना दे रखा है 20 मीटर। 20 मीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2000 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, लिखता। और मुझे मालूम है मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, तो ये हो जाएगा -2000 अपॉन 2, यानी कि -1000। तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो तो -1000 हो गया, यानी कि बी पार्ट तो हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए क्या होता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करते हैं अपन कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करते हैं कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा। तो देखिए, ये मेरा जो है ना ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और यहाँ पर मेरा एक छोटा सा आई पीस होता है, जो ये मेरा टेलीस्कोप होता है। ठीक है, तो ये जो रेज आ रही है मैं इसको यहाँ से ऐसे करेक्ट कर रहा हूँ, रेज जो आ रही है इसको यहाँ से ऐसे करेक्ट कर रहा हूँ, फिर ये बैंड होके, फिर ये बैंड होके यहाँ पर आपकी मिल रही है फोकस पे, और ये भी डिस्टेंस जो होती है, फिर ये आई पीस से मैं, आई पीस से जो हो रहा होता है उसको मैं यहाँ पर देख रहा होता हूँ। ठीक है, यहाँ से आई पीस से मैं इसको देख रहा होता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो टेलीस्कोप की जो लंबाई होगी वो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव, ईयर पीस की फोकल लेंथ हो जाएगी एफ ई। तो जो लंबाई होगी वो हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई, तो एफ ओ प्लस एफ ई कर लेंगे
तो ये आ जाएगी 20.02 मीटर, है ना, 20.02 मीटर। बिकॉज ये तो है 20 मीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, इसको लिख सकता हूँ 0.02, तो इसको सॉल्व करूँगा तो 20.02 मीटर। तो ए भी सही है, बी भी सही है। अच्छा, इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, क्या ये डिमिनिश होगी? इरेक्ट तो नहीं होगी। इरेक्ट क्यों नहीं होगी? यहाँ पर ये इमेज तो हमारी उल्टी बन रही है। अच्छा, अपर्चर ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अपर्चर ऑफ आई पीस जो होगा वो स्मॉलर देन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये तो अपर्चर जो होगा वो आई पीस का स्मॉलर होगा देन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और द इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सो हमारा ए सही है और बी सही है ना। अब हमें इसमें जो चूज करना है कि सी और डी में से, देखिए ए भी सही है, ए तो बिल्कुल सही है और बी भी सही है, ठीक है। हमें इसमें चूज करना है द इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इरेक्ट। अच्छा, यहाँ पर इमेज ऑफ द प्लेनेट जो इसकी आईज में बनेगा वो तो इरेक्ट बनेगा एंड ऑब्वियसली डिमिनिश बनेगा। मुझे लगता है ये ज़्यादा सही होना चाहिए। ओहो, सो मैंने गलत आंसर दे दिया, सॉरी। अपर्चर ऑफ द, ओके, द इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इरेक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन होगा अपर्चर ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अपर्चर इसका स्मॉलर होगा, ठीक है। अपर्चर स्मॉलर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से तो मुझे बहुत सारी राइज, ऑब्वियसली देखिए यहाँ से तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेस को कैप्चर करना है ना। मेन जो मेरा लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहाँ से मुझे जो आकाश से जितनी रेज आ रही है, स्काई से जितनी रेज आ रही है, वो कैच करना है, तो इसका अपर्चर तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर ईयर पीस का जो अपर्चर होगा तो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो इमेज बना रहा है उसी को कैप्चर करना है। तो बिल्कुल सही है, अपर्चर ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये मैंने गलत कर दिया। चलिए को बैक नेक्स्ट करते हैं। 14, a light ray falls on a glass surface of refractive index mu at an angle of 60 degree. The angle between the refracted rays and the reflected rays would be. आइए, बहुत आसान सवाल है ये, 14 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये एक सरफेस है, ग्लास सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, इस पर लाइट रे फॉल हुई एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये नॉर्मल हो गया, ये लाइट रे फॉल हुई एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और फिर उसके होने बाद ये रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि ये डेंसर में जा रही है, ये डेंसर में जा रही है, तो ये बैंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। और लेट्स से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है, तो जितना पार्ट रिफ्लेक्ट होता है वो तो 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। अच्छा, ये निकालना है तो हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ लगाइए, 1 sin 60 √3/2, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3, ये हो जाएगा साइन आर, ये कट गया तो आर इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो देख सकते हैं ये 60, ये 30, तो 90 डिग्री तो इसमें चला गया। ये वाला बीच का जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो एंगल होगा 180 होगा, ये 30, ये 60, 90 चला गया तो 90 बच गया, तो 90 डिग्री का एंगल। अच्छा सवाल है, सिंपल, बिल्कुल ऐसा सवाल तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। Biconvex lens has a radius of curvature 20 centimeters, and if the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens निकालनी, पावर ऑफ द लेंस निकाली। तो आइए बाइकॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। बाइकॉन्वेक्स लेंस बना लिया हमने, इसका 20 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और ऑब्वियसली बाहर जो होगा वो एयर होगा, इधर भी बाहर एयर होगा, कुछ दिया हुआ नहीं तो हम एयर मान लेंगे। और जैसे मैंने बताया था आपको, अगर कॉन्वेक्स साइड पे म्यू कम है तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पावर का जो पावर लगेगा, इन दोनों का म्यू का डिफरेंस 0.5, दो सरफेस है, एक ही सरफेस, एक सरफेस 2/0.2, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर 0.2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.5 × 20 10 या 5 डायोप्टर, 5D विल बी द पावर ऑफ द लेंस। अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, करा जा सकता है। Two transparent media are separated by a plane boundary. The speed of the light in those media are this. आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा है, हमें मालूम है जब भी क्रिटिकल एंगल पूछा जाए याद रखिए sin θ c = 1/μ होता है, यानी क्रिटिकल एंगल पूछा तो म्यू निकालना है। और म्यू होता है, एक मीडिया में देखिए लाइट की स्पीड दे रखी है 1.5, एक में 2 दे रखी है। आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना, ज़्यादा स्पीड ऊपर डाल दो, कम स्पीड नीचे डाल दो, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होती है, ठीक है। So 2 × 10⁸ upon 1.5 × 10⁸. So this is 2/3/2. This is 4/3.
ये तो म्यू आ गया हमारा, ये म्यू आ गया, म्यू हमारा आ गया। तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा सी इक्वल टू 3/4, तो थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75। 3/4 का मतलब हो गया 0.75, साइन इनवर्स 0.75, हाँ साइन इनवर्स 0.75। अच्छा सवाल है ना, बिल्कुल करा जा सकता है। ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length 20 cm and conical length of focal 5 cm are kept along the same axis with the distance between D. If a parallel light of beam falling on a leaves B as a parallel beam, the distance in the D centimeter will be. Distance in the D centimeter will be. तो आइए सवाल क्या है पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इस सवाल को पढ़ते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। एक कॉन्केव लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंथ है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ होती है हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। आर करेक्ट अलोंग द सेम एक्सिस बिटवीन डी, इनके बीच की डिस्टेंस है डी, ओके, इनके बीच की डिस्टेंस है डी। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए, तो देखिए पहले तो ये ए लेंस है, ये बी लेंस है, इस पर पैरेलल लाइट गिरी, ठीक है, बिल्कुल गिरी, और ऑब्वियसली गिरने के बाद क्या होगा, फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एज ए पैरेलल बीम, है ना, ये एज ए पैरेलल बीम छोड़ती है, ठीक है। तो डिस्टेंस डी निकालना है हमें, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी चीज है, ये लाइट यहां से आई, ये बैंड हुई, ये बैंड हुई, ये सीधी, ये बैंड हुई, ठीक है। और बैंड होने के बाद ऑब्वियसली ये यहाँ पर कहीं पर इमेज बनाती, लेकिन इसने भी इसको रिफ्लेक्ट करके ऐसे पैरेलली छोड़ा। फाइनल जो आउटपुट आया ना, फाइनल जो रे आई वो पैरेलली आई, और अगर पैरेलली आई जो एफ नेट होगा, एफ नेट क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एफ नेट क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये समझ में आया आपको कि एफ नेट जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर एफ नेट इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा हुआ है डी f1 f2, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो 0 हो गया, 1/f1 1/20 माइनस 1/f प्लस डी अपॉन माइनस प्लस डी हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज डी अपॉन 100 इक्वल टू, तो ले गया मैं, और ये हो गया 1/5 माइनस 1/20, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे 20, तो दिस इज 4 माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा d अपॉन 100 इक्वल टू मिल जाएगा 3/20, 3/20, और ये कट गया 5 बार, तो d इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है। डिस्टेंस इन डी बिटवीन 15 सेंटीमीटर, और कम ही बच्चे इसको सही कर पाए, हम देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, a lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope. देखिए अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये भी अपन समझते हैं। फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, देखिए हमें मालूम है कि रिजोल्यूशन पावर क्या होती है। रिजोल्यूशन पावर होती है अपर्चर अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। अगर लार्ज अपर्चर होगा, अगर अपर्चर लंबा होगा तो रिजोल्यूशन पावर बढ़ेगी, और रिजोल्यूशन पावर बढ़ेगी तो इमेजेस की क्वालिटी जो होगी वो अच्छी आएगी। तो पहला तो सही है। लार्जर एरिया तो ऑब्जेक्ट इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ऑब्वियसली लार्जर अपर्चर होगा तो ज़्यादा लाइट को गैदर करेगा, भी सही है। लार्जर अपर्चर प्रोवाइड बेटर रिजोल्यूशन, हमने ऑलरेडी बात करी, लार्जर अपर्चर होगा तो रिजोल्यूशन अच्छा होगा, तो इस सारे के सारे इसमें बिल्कुल सही है। अगला सवाल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3, ओके। अच्छा सवाल दिख रहा है, प्रिज्म का सिंपल सा सवाल है। ये राइट लाइन इंसिडेंट हुई और आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे हुई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, और ये सीधी यहाँ जाके मान लीजिए टकराई, और यहाँ पर आपने एक नॉर्मल बनाया, ठीक है। अब नॉर्मल ये जा रही है डेंसर से राइट रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ऑब्वियसली ये बेंड करेगी यहाँ पर, ये इस तरह का शेप बनेगा। अच्छा ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये भैया हो गया 30 डिग्री, ठीक है। हमें मालूम है A इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, कभी भूलिए मत इसको। R1 तो 0 हो गया क्योंकि ये तो आई नॉर्मल पर रही है ना, अगर आई नॉर्मल पर रही है तो R1 तो 0 हो जाएगा,
तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। क्या ये समझ में आया आपको? अब ये एंगल अगर 30 डिग्री आ गया तो स्नेल्स लॉ लगाइए और खुश हो जाइए बस। तो स्नेल्स लॉ लगाइए, इसका म्यू कितना है? इसका म्यू है √3। तो स्नेल्स लॉ लगाइए, √3 इंटू साइन 30, इसकी वैल्यू 1/2। बाहर निकल रही है, एयर में जा रही है, उसका म्यू 1 और साइन ई। तो साइन ई इक्वल टू √3/2, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल सवाल, अच्छा सवाल है ये, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एक पॉइंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। आइए डायग्राम बनाते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमने क्या करा, एक प्लेन मिरर पुट कर दिया यहाँ पर परपेंडिकुलर, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पुट कर दिया। इसकी जो लंबाई है, ये जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर पुट करिए, ओके, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फॉर इट, ठीक है। फोकल लेंथ एफ है इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। देखिए 2f पे पुट किया है ना। वैसे भी आप देखिए, अगर आपने 60 सेंटीमीटर क्या होगा 2f पे, अगर इसको आपने 2f पे पुट किया है, आप चाहे तो फॉर्मूला लगा दीजिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। अगर आपने 2f पे पुट किया है तो इमेज भी 2f पे बनेगी। अब इमेज पे 2f पे बनेगी, यानी कि ये जो लाइट रे पैरेलल आएगी, ये बैंड होगी, यहाँ पर आएगी, और इसको अगर अपन आगे ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर इमेज बननी थी, लेकिन चूंकि अपने मिरर लगा दिया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मिरर हो जाए लगा दिया आपने, ये मिरर लगा दिया आपने, ठीक है, मिरर लगा दिया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मिरर हो लगा दिया तो आपने, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इमेज बननी थी यहाँ पर, ये 40, तो ये 20 सेंटीमीटर पे और आगे बननी थी इमेज, लेकिन रिफ्लेक्ट होके ये इमेज अब यहाँ बनेगी, ठीक है। और ये इमेज जो बनी, ठीक है, ये इमेज जो बनी, इसके लिए वापस एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसके लिए वापस एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो हमसे पूछा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। सो दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। आई होप इज दिस क्लियर। आइए अब देखते हैं, अगर ये इमेज, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस अब कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। अब वापस लगा दीजिए आपका जो फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है, ये जो u हो जाएगा -20 सेंटीमीटर जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 + 20 और ये जाएगा 1/30। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा वापस 1/60। यानी कि यहाँ पर रखने के बाद भी जो फाइनल इमेज बनेगी वो 60 पे ही बनेगी, और 60 ये 40 है तो 20 आगे, यानी कि I2 पे इसी जगह पे इमेज बनेगी। और फाइनल इमेज विल फॉर्म डेटा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, नो, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर्स, it would be a virtual image, okay, obviously 20 centimeter from the plane mirror से 20 centimeter बनेगी, and it would be a virtual image, okay, so that's a आंसर। अच्छा सवाल था मुझे लगता है। और आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इफ क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। देखिए ये तो क्रिटिकल एंगल वाले सवाल तुमने बहुत सारे कर चुके हैं, क्रिटिकल एंगल वाले सवाल तुम बहुत सारे कर चुके हैं। क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हमें साइन थीटा सी दे रखा है इक्वल टू 1/μ होता है, और थीटा सी दे रखा है 45 डिग्री, तो 1/√2 इक्वल टू 1/μ, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा √2, है ना। और हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम जो होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन म्यू। वेलोसिटी ऑफ एयर तो होती है 3 × 10⁸, म्यू हो जाएगा ये 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा सा सिंपल सा सवाल है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। पावर ऑफ बायो कॉन्वेक्स लेंस इन 10 डायोप्टर, तो बायो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर 10 डायोप्टर है, पावर इसकी 10 डायोप्टर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, मान लीजिए इसका म्यू है, आसपास एयर है, ठीक है, तो इसकी पावर तो पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव, तो आसपास का जो सरफेस का जो सराउंडिंग का जो म्यू है वो कम है इससे, तो हमें इसका जो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू 2, दो सरफेस इसलिए 2 म्यू -1 अपॉन 0.1 कर्वेचर, है ना, 0.1 कर्वेचर, 2 दो सरफेस है, ये वाली और ये वाली, तो 2, और जो डिफरेंस ऑफ म्यू है म्यू -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 डायोप्टर इक्वल टू 20 × म्यू -1, तो म्यू -1 इक्वल टू हाफ, तो म्यू इक्वल टू 3/2। दिस इज हाउ टू सॉल्व इट। नेक्स्ट,
वैसे तो उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं. A ray of light is incident angle of incidence on one surface of small angle prism and emerges normally from the opposite surface. And emerges normally from the opposite surface. तो ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है, ठीक है. मान लीजिए इसका एंगल है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है. अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सरफेस इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, ठीक है. तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है. और इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, यहाँ पर टकराया और नॉर्मली इमर्ज करेगी. देखिए नॉर्मली कब इमर्ज करेगी, जब ये भी नॉर्मली होगा ये भी नॉर्मल होगा. मतलब इसका मतलब है कि R2 जो होगा वो 0 होगा, तभी तो ये 0 होगा, है ना. R2 0 होगा. तो ये तो अपना हो गया R1, ठीक है. अब आपको बताना है इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स म्यू दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्नेल्स लॉ लगा दीजिए. साइन आई इक्वल टू, अगर R2 0 है तो हमें मालूम है कि R1 प्लस R2 जो होता है वो A होता है, तो R1 बराबर हो गया A. तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू साइन ए. साइन आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू साइन ए, ठीक है. साइन आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू साइन ए. और चूंकि एंगल छोटा है तो साइन आई की जगह भी मैं आई लिख सकता हूँ, और म्यू साइन ए की जगह भी ए लिख सकता हूँ. तो आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए. आई इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू म्यू ए. सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा दिक्कत नहीं चाहिए. एक और सवाल कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन. Assume that the length of light of wavelength is coming from a star. ठीक है. The limit of the resolution of the telescope whose objective is a diameter. तो हमें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द स्कोप निकाला है. तो ये होता है 1.22 लैम्डा अपॉन ए. ठीक है. लैम्डा दे रखा है हमें कितना, 600 नैनोमीटर. तो 1.22 600 नैनोमीटर यानी कि 10 की पावर -9. और डायमीटर दे रखा है 2 मीटर. बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वो निकल जाएगा. दिस इज 3.66 इंटू 10 की पावर -718. ये निकल गया. An equiconvex lens has power P is cut into the two symmetrical halves. तो यहाँ पर by a plane containing the principal axis, तो यहाँ से हमने इसको काट दिया, तो यानी कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. चूंकि फोकल लेंथ फोकल लेंथ जो है वो सेम की सेम रहेगी, ऐसे काटा इसलिए हमने, तो इसकी पावर भी सेम टू सेम रहेगी, कोई पावर पे फर्क नहीं पड़ेगा. आइए चेक करें. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द क्लोजर ऑफ रे ऑप्टिक्स. आई होप यू लाइक्ड इट. कहीं पर एक आध जगह बीच में जो गड़बड़ हुई है ना, उसके लिए एक्सक्यूज कर दीजिएगा. थैंक यू.